किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हैंडराइटिंग लिखी गई या किसी डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर किए गए, इन हैंडराइटिंग को और सिग्नेचर्स को किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर काफी झगड़ा रहता है। क्योंकि दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में बहुत सारी एविडेंसेस मिलती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश किए जाते हैं। यही क्वेश्चन सब लोगों के सामने आता है कि वो जो हैंडराइटिंग लिखी गई, उस डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर किए गए, ये किस पर्सन के हैं, इसको किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए, किस तरीके से इसको प्रूव किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सेक्शन नंबर 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज आपको बताने जा रहा हूं, और जहां पर बात होती है कि किसी पर्सन की ओपिनियन के थ्रू भी किसी डॉक्यूमेंट की हैंडराइटिंग या डॉक्यूमेंट पे किए गए सिग्नेचर को प्रूव किया जा सकता है। तो पहले आपके माइंड में यह क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या ओपिनियन से अलग भी कोई और तरीका है सिग्नेचर को प्रूव करने का, उस डॉक्यूमेंट की हैंडराइटिंग को प्रूव करने का? क्योंकि जब तक आप सिग्नेचर या हैंडराइटिंग प्रूव नहीं कर देंगे, तब तक उस डॉक्यूमेंट को पढ़ भी लिया जाए मान लो, तो किसके अगेंस्ट पढ़ेंगे और किसके फेवर में पढ़ेंगे? जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इसने लिखा है, इसने साइन किया है, वो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट जाता भी है, लेकिन यही प्रूव नहीं हुआ कि ये डॉक्यूमेंट इसने लिखा भी है या इसने साइन भी किया है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए सिग्नेचर का प्रूव किया जाना, डॉक्यूमेंट में हैंडराइटिंग का लिखा जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, किसी भी हैंडराइटिंग या किसी सिग्नेचर को प्रूव करने के और भी तरीके हैं। माने सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को डिसाइड करते हुए ये कहा कि किसी भी डॉक्यूमेंट की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि है, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड के अंदर फिर से दो मेथड हैं और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर तीन मेथड। तो उन तीन मेथड में से जो इनडायरेक्ट तरीके बताए गए किसी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को प्रूव करने के, उनमें से तीन में से आज की जो सेक्शन है, सेक्शन 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी एक तरीका है, बट ये इनडायरेक्ट तरीका है। तो पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं कि ये जजमेंट का नाम है दोस्तों दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पालीराम 1979 सुप्रीम कोर्ट 14। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी डॉक्यूमेंट की राइटिंग या उस डॉक्यूमेंट पे किए गए सिग्नेचर्स को अगर प्रूव करना हो तो दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कि डायरेक्ट मेथड दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर एक बात कि जिस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट लिखा, जिसकी हैंडराइटिंग है, या जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर किए, वो पर्सन स्वयं एडमिट कर ले कि यस, ये हैंडराइटिंग मेरी है, या फिर ये सिग्नेचर, ये हस्ताक्षर मेरे है। देन वो हैंडराइटिंग और वो सिग्नेचर का प्रूफ हो गया। उसके लिए फिर फॉर्मल कोई और तरीका लाने की आवश्यकता नहीं। जब तक नहीं है, जब तक कि कोर्ट ना कह दे कि नहीं, मुझे तो आप एविडेंस से प्रूव करिए। क्योंकि सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है फैक्ट्स एडमिटेड नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। और इसमें आगे फिर कहा गया कि अनलेस एक कोर्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो, तब तक अगर किसी ने जिस व्यक्ति ने ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा है, लिखा जाना एक फैक्ट है, सिग्नेचर किया जाना एक फैक्ट है, इस फैक्ट को किसी पार्टी ने अगर एडमिट कर लिया है कि हाँ मैंने लिखा, मैंने साइन किया, तो अब उसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। यह है पहला डायरेक्ट मेथड। नंबर 2, अगर मान लो पार्टी एडमिट नहीं करती है जिसने लिखा या साइन किया, तो फिर वो दूसरा व्यक्ति जिसने लिखा नहीं है, साइन नहीं किए हैं, बट वो ये कहता है कि इसी व्यक्ति ने मेरे सामने लिखे थे ये डॉक्यूमेंट, या इसी व्यक्ति ने मेरे सामने सिग्नेचर किए थे। तो आप ऐसे पर्सन को, ऐसे विटनेस को कोर्ट में ले आइए, उसकी एविडेंस करा दीजिए, और तब भी प्रूव हो सकता है
कि हाँ ये डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर पर्सन ने ही लिखा है। तो ये था डायरेक्ट मेथड। तो यहां पर सबसे देखिए पार्टी ने एडमिट कर लिया तब तो कोई बात नहीं, तो अगर नहीं एडमिट किया है तो इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति जिसने लिखते हुए देखा है। अब बात करते हैं तीन वो तरीके जो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट में तो सिंपल सी बात हो गई दोस्तों, देखिए ना तो लिखने वाले पार्टी ने कहा कि मैंने लिखा है और ना ही कोई विटनेस कहता है कि मेरे सामने लिखा गया है। इनके अलावा तीन तरीके हैं। पहला तरीका लिखा गया सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां पर कहा गया कि एक्सपर्ट की ओपिनियन रिलेवेंट होती है और जहां पर वो 6 फील्ड लिखे गए उनमें से एक फील्ड है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन भी रिलेवेंट होती है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने है जिसकी हैंडराइटिंग या जिसके ऊपर किए गए सिग्नेचर क्वेश्चन में है, प्रश्नगत है, देन कोर्ट क्या करे? कोर्ट को फाइनली अपनी ओपिनियन बनानी है, केस को डिसाइड करना है कि ये इसके फेवर में जाएगा डिसीजन या इसके फेवर में जाएगा। और वो मान लो केवल और केवल एक ही डॉक्यूमेंट है जो हैंडराइटिंग या सिग्नेचर डिसाइड होने के बाद ही डिसाइड हो सकता है। तो अब कोर्ट की मजबूरी है कि कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसपे अलेज्ड किया गया कि ये हैंडराइटिंग ए पर्टिकुलर पर्सन की है, जब तक ये डिसाइड नहीं कर लेगी कोर्ट कि हाँ इसकी है या नहीं, तब तक केस डिसाइड नहीं होता है। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होगी वो रेलेवेंट हो जाएगी। और किस तरीके से कोर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन मांग सकते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट के मामले में थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक डॉक्यूमेंट है, जैसे कहेंगे हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, प्रश्नगत दस्तावेज। इस दस्तावेज में जो लिखे गए शब्द हैं वो क्वेश्चन में हो सकते हैं कि ये शब्द एक पर्टिकुलर पर्सन ए ने लिखे हैं या इनमें से कुछ वर्ड्स ए ने लिखे हैं। इट मींस होल डॉक्यूमेंट ए ने लिखा या पार्टली ए ने लिखा, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि लिखने वाला कोई और हो सकता है बट सिग्नेचर इस ए के। ये प्रश्न है कोर्ट के सामने। तो एक डॉक्यूमेंट हुआ वो प्रश्नगत क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने फैक्ट इशू है। अब कंपैरिजन करके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कैसे अपनी ओपिनियन दे सकता है? ऐसे ही हवा में नहीं दे सकता, क्योंकि सेक्शन 51 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर आप देखें तो वहां पर कहा गया है कि अगर किसी लिविंग पर्सन की कोई ओपिनियन अगर रेलेवेंट है तो फिर इस ओपिनियन के ग्राउंड्स भी रेलेवेंट हो जाएंगे। कि किन ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन दी गई वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट हो जाएंगे। तो यहां पर जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देगा तो उसे कम से कम एक तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पर वो अपना एग्जामिनेशन करेगा, जिसके बारे में बताएगा कि ये हैंडराइटिंग किससे मैच करती है किससे नहीं। एक उसके लिए दूसरी हैंडराइटिंग होनी चाहिए जिस दूसरी हैंडराइटिंग से पहली हैंडराइटिंग को कंपेयर करेगा। उसके पास टूल्स होते हैं जिनका वो उपयोग करके दोनों हैंडराइटिंग को मैच करने के बाद वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ये बताएगा कि ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही पर्सन की है, ये दोनों सिग्नेचर एक ही पर्सन के हैं, या ये दोनों हैंडराइटिंग या सिग्नेचर किसी डिफरेंट पर्सन के हैं, किसी अलग अलग पर्सन के। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी सेक्शन 39 वाली, वहां पर मैंने जब इलस्ट्रेशंस बताए थे तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि ये जो डॉक्यूमेंट है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ये ए ने लिखा है, नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो फैक्ट हो गया। और ओपिनियन ऐसा फैक्ट नहीं है जिसे वो डायरेक्ट बता सकता। ओपिनियन तो एक मेंटल फैक्ट है जो दूसरे फैक्ट के आधार पर उसने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है। तो इन्फ्रेंस कैसे बताया जाएगा? इन्फ्रेंस बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है ये एक दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ मैच करता है, हैंडराइटिंग दोनों की मैच करती है, दोनों पर जो सिग्नेचर है वो मैच करते हैं कि एक ही पर्सन ने लिखे हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कोर्ट के सामने
कि ये वो एक पर्सन जिसने ये दोनों डॉक्यूमेंट लिखे हैं वो है कौन? क्योंकि जो पहला डॉक्यूमेंट है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, उस पर तो ए ने मना कर दिया कि ये मैंने नहीं लिखा, जबकि अलेज्ड ये किया गया है कि ये डॉक्यूमेंट ए ने ही लिखा। सपोज कोई एक प्रोमिसरी नोट है, ए ने प्रोमिसरी नोट पर साइन किए और बी को दे दिया। अब लेटर ऑन स्टेज पर ए ने मना कर दिया कि ये प्रोमिसरी नोट पर तो मैंने साइन किए ही नहीं। तो अब कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आता है कि प्रोमिसरी नोट पर ए के साइन है या नहीं। तो मैं बताना चाह रहा था कि एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होगा और एक दूसरा डॉक्यूमेंट होगा जिसे कहते हैं एडमिटेड डॉक्यूमेंट, जिसको एडमिट कर लिया गया है, ग्रह कर लिया गया है, मान लिया गया है और प्रूवन है वो डॉक्यूमेंट कि ये डॉक्यूमेंट तो ए ने ही लिखा है। ध्यान देना, एडमिटेड डॉक्यूमेंट के मामले में लोगों को कंफ्यूजन, एक हैंडराइटिंग और एक सिग्नेचर होते हैं, क्वेश्चन हैंडराइटिंग और क्वेश्चन सिग्नेचर, दूसरे होते हैं एडमिटेड हैंडराइटिंग या एडमिटेड सिग्नेचर। तो एडमिटेड क्यों बोला जा रहा है? इस डॉक्यूमेंट को जो ये एडमिटेड बोला जा रहा है, इसको ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका हो कि ये डॉक्यूमेंट ए के ही सिग्नेचर में है या ये डॉक्यूमेंट में जो हैंडराइटिंग है वो ए की है। ये कैसे हो सकता है? अगेन वही तरीके आएंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट की हैंडराइटिंग को प्रूव करने के वही तरीके, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो पहले डायरेक्ट तरीका अपना कर देखिए इस एडमिटेड हैंडराइटिंग पर, क्या एडमिटेड डायरेक्ट एविडेंस के डायरेक्ट मेथड से इसको एडमिटेड किया है क्या? ए एडमिट कर ले कि हाँ ये जो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है इस पर मेरी ही सिग्नेचर है, मेरे ही साइन है, तो ये डॉक्यूमेंट एडमिटेड डॉक्यूमेंट हो गया, रिटन बाय और साइंड बाय ए। बट स्टिल क्वेश्चन डॉक्यूमेंट अभी भी एक तरफ है जिस पर ए मना करता है कि ये साइन मेरे नहीं है। दूसरा, वो एडमिट नहीं करता, बट कोई पर्सन आता है, वो ये कहता है कि यस ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट तो ए ने मेरे सामने ही लिखा था, या इस डॉक्यूमेंट पर ए ने सिग्नेचर किए थे, मेरी प्रेजेंस में किए थे, मैंने देखा था कि ये डॉक्यूमेंट पर ए ने साइन किए। अगेन बेशक ए ने एडमिट नहीं किया, वो फिर से प्रूव हो गया है कि ये डॉक्यूमेंट एडमिटेड डॉक्यूमेंट है, एडमिटेड राइटिंग है, एडमिटेड सिग्नेचर है। अब तीसरा एक और तरीका हो सकता है कि मान लो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही ना मिले कि जिस पर उसके सिग्नेचर हो या उसकी हैंडराइटिंग हो, नहीं मिलते सपोज, देन ऐसी हैंडराइटिंग कहां से लाएंगे जो प्रूवन हो, प्रूव्ड हो कि ये ए ने ही लिखी है। क्यों क्यों चाहिए हमें ये वाली? क्योंकि एक्सपर्ट तो अपनी ओपिनियन दो हैंडराइटिंग का कंपैरिजन करके ही बता सकता है कि दोनों हैंडराइटिंग एक ही पर्सन की है, इसलिए एक्सपर्ट के पास एटलीस्ट दो टाइप की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो मान लिया कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ऐसा हैंडराइटिंग और सिग्नेचर नहीं मिला जो प्रूव किया गया हो कि वो ए ने लिखा है, साइन किया है। तो अब तीसरा तरीका है, सॉरी एडमिटेड बनाने का दूसरा तरीका है कि कोर्ट के सामने अब इस पर्सन से लिखवाया जाए। यही पर्सन लिख रहा है, ए लिख रहा है, कोर्ट के सामने लिख रहा है या विटनेस के सामने लिख रहा है, वही लिखवाया जा रहा है जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में है, या फिर जो लेटर्स और वर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में हैं उनको मिक्स करके कोई राइटिंग लिखवाई जा रही है और या फिर सिग्नेचर कराए जा रहे हैं। और जितने मैक्सिमम सिग्नेचर या मैक्सिमम पेज पर हैंडराइटिंग ली जानी चाहिए, ली जा सकती है, उतना लेना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और स्पेसिमेन हैंडराइटिंग। तो एक होती है एडमिटेड हैंडराइटिंग, एक होती है स्पेसिमेन हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, ये दोनों अलग अलग हैं। आपको ये तीन वर्ड्स याद होने चाहिए, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हैंडराइटिंग सिग्नेचर, एडमिटेड डॉक्यूमेंट एडमिटेड हैंडराइटिंग एडमिटेड सिग्नेचर, स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट स्पेसिमेन हैंडराइटिंग स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में लिखी हैंडराइटिंग सिग्नेचर को एक्सपर्ट कंपेयर करता है एडमिटेड या स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट में लिखी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से, देन बता सकता है कि दोनों एक ने ही लिखे हैं।
एक्सपर्ट ने तो बता दिया कि दोनों डॉक्यूमेंट एक ने लिखे हैं। अब ये इधर वाला डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये ए ने लिखा है, देन अब कोर्ट फाइनली ओपिनियन बना सकता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो क्वेश्चन में है ये भी ए ने लिखा है, क्योंकि एक्सपर्ट कहता है कि दोनों डॉक्यूमेंट एक ने ही लिखे हैं, एक ही व्यक्ति ने लिखे। तो यहां एडमिटेड प्रूव होना जरूरी है डॉक्यूमेंट इधर वाला। ये जो सिग्नेचर स्पेसिमेन सिग्नेचर क्या हो रहा है, कोर्ट के सामने लिए जा रहा है। इट मींस ये प्रूव हो गया कि ये तो सिग्नेचर या हैंडराइटिंग एक ही है। अब इसके लिए कोई और एविडेंस की आवश्यकता नहीं। अब दोनों को एक्सपर्ट ने चेक किया और चेक करने के बाद अपनी ओपिनियन दे दी। और ये एक्सपर्ट की ओपिनियन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन है, जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में रेलेवेंट है। अब आता है दूसरा तरीका, क्योंकि मैं बात कर रहा था आपको इनडायरेक्ट मेथड में 3 तरीके हैं। तो एक तरीका हो गया इनडायरेक्ट में, और देखिए तीनों तरीकों में ओपिनियन है, क्योंकि एक जो फैक्ट ऐसा है कि देखा जा सकता है वो तो यहां पर अवेलेबल है, एडमिटेड पार्टी ने किया नहीं, तो अब बचता है केवल और केवल ओपिनियन का तरीका। और 3 तरीके की ओपिनियन से प्रूव किया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट ए ने लिखा या नहीं। तो पहले बताऊंगा मैं आपको तीसरी ओपिनियन या तीसरा तरीका इनडायरेक्ट वे का, क्योंकि बीच वाला जो सेकंड तरीका है वो तो यहां पर लिखा गया है। तो तीसरा तरीका लिखा हुआ है सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जहां पर कोर्ट ही एक्सपर्ट की तरह काम करता है। नाम एक्सपर्ट नहीं है बट एक्सपर्ट की तरह काम करता है। क्यों बोला जा रहा है ऐसा एक्सपर्ट की तरह काम करता है? क्योंकि एक्सपर्ट करता क्या है, दो हैंड राइटिंग्स को कंपेयर करके बताता है कि ये एक ही पर्सन के हैं या नहीं। सिमिलरली सेक्शन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट भी यही काम करता है कि जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन हैंड राइटिंग, क्वेश्चन सिग्नेचर है, उसको अपने सामने लिखवाई गई हैंडराइटिंग या सिग्नेचर से मैच करके स्वयं कोर्ट देखता है और फिर वो अपनी ओपिनियन बनाता है क्या दोनों हैंडराइटिंग एक ही व्यक्ति की है, क्योंकि इधर वाली हैंडराइटिंग उसने अपने सामने लिखवाई, इधर वाली ऑलरेडी लिखी हुई है जो क्वेश्चन में उसने खुद देखा, खुद ऑब्जर्व किया और पाया कि हाँ ये दोनों हैंडराइटिंग तो सेम है, तो एक ही पर्सन की है। और इधर वाला पर्सन तो फिक्स हो चुका है कि ये ए है, इट मींस इधर वाला पर्सन भी फिक्स हो गया कि वो भी ए का ही डॉक्यूमेंट रिटर्न है, एक ही सिग्नेचर है। हालांकि इसी केस में स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पालीराम 1979 सुप्रीम कोर्ट 14 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट्स को ऐसा कंपैरिजन करने से बचना चाहिए, और अगर कोई चारा नहीं है, इस सेक्शन में दी गई पावर का यूज करना पड़ रहा है कोर्ट को, तो फिर वो ग्राउंड्स भी लिखेंगे अपने जजमेंट में, अपनी ओपिनियन उन्होंने किन ग्राउंड्स पर तैयार की, उन्होंने ऐसा क्या देखा दोनों हैंडराइटिंग्स में, दोनों सिग्नेचर्स में, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ओपिनियन बनाई कि ये तो सिग्नेचर एक ही आदमी के हैं या एक ही व्यक्ति के नहीं। हालांकि कहा है कि उसको डिस्करेज करने की कोशिश की है कोर्ट्स को कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। यह था तीसरा तरीका, ओपिनियन वाला, इनडायरेक्ट वाला। अब बचता है सेकंड नंबर का इनडायरेक्ट मेथड, ये चेक करने का कि ये हैंडराइटिंग किसकी है, ये सिग्नेचर किसके हैं। कोर्ट को फाइनल ओपिनियन अपनी बनानी है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को रिटन बाय ए मानूं, साइंड बाय ए मानूं या ना मानूं। तो डायरेक्ट मेथड नहीं था, तो इनडायरेक्ट में से दो मिल नहीं रहे। एक्सपर्ट के लिए एडमिटेड नहीं मिल रहा है, या फिर स्पेसिमेन तो तब मिलेंगे जब वो व्यक्ति जिंदा होगा जिसकी हैंडराइटिंग क्वेश्चन में, स्पेसिमेन हैंडराइटिंग तो तभी मिल सकती है। तो अब बचे हुए तरीके में देखिए सेक्शन 41 और इसकी सबसेक्शन 1, ये वो है जो सेक्शन 47 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप नोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बातों को आप नोट कर रहे होंगे। हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जब
ये वीडियो पब्लिश हो जाती है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर सब लोग देख सकते हैं। अगर 24 घंटे के बाद भी आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लोगों के साथ में ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करके। तो सेक्शन 47 में ओपिनियन है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 बीएसए में ओपिनियन है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करिए कि सेक्शन 39 में ओपिनियन थी, सेक्शन 40 में ओपिनियन जब सेक्शन 39 में ऑलरेडी रेलेवेंट हो गई थी तो उसके अपोज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंसेस थी वो भी रेलेवेंट हो गई थी। तो एक्चुअल में डायरेक्टली सेक्शन 46 में एक्सपर्ट ओपिनियन को रेलेवेंट नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन ऑलरेडी रेलेवेंट होनी चाहिए जो सेक्शन 39 में होगी, देन उसको सपोर्ट करने वाले या उसका खंडन करने वाले इनकंसिस्टेंट फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाएंगे। अब सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 कहती है when the court has to form an opinion as to the person, ओपिनियन किसके बारे में बनानी है? as to the person by whom any document was written or signed। देखिए दो वर्ड आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं, रिटन और साइंड। क्यों दोनों को और से जोड़ा गया? क्या दोनों की आवश्यकता नहीं है कि राइटिंग भी प्रूव करनी हो, सिग्नेचर भी प्रूव करने हो? अगर एंड से लिख दिया गया होता तो फिर दोनों को प्रूव करना पड़ता है इकट्ठे। और से लिखा है इसका मतलब है कि या तो आप राइटिंग प्रूव कर दीजिए या आप सिग्नेचर प्रूव कर दीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट लिख दिया गया, उस पर नीचे सिग्नेचर कर दिए गए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को केवल और केवल सिग्नेचर को प्रूव करने के बाद प्रूव किया जा सकता है कि हाँ ये कहना जो कुछ इस डॉक्यूमेंट में फैक्ट लिखे हैं वो इस पर्सन ए के ही हैं, क्योंकि ए के सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पर अवेलेबल हैं। अब ऐसे जहां पर सिग्नेचर अवेलेबल हैं वहां केवल और केवल सिग्नेचर प्रूव करने से काम चल जाएगा। लेकिन सपोज किसी ने कोई सुसाइड नोट लिखा, या सपोज वो सुसाइड नोट लिख रहा था, आधे में ही आधा लिख पाया या थोड़ा रह गया था पूरा होने से, उससे पहले ही मर गया, सिग्नेचर करने तक वो पहुंचा ही, तो अब ऐसे डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं है। तो उस हैंडराइटिंग को प्रूव करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट एक ए ने लिखा। तो कहीं कहीं केवल हैंडराइटिंग होती है, कहीं कहीं दोनों होते हैं, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर। तो यहां इसलिए और से जोड़ा गया कि आप चाहे हैंडराइटिंग प्रूव कर दो, चाहे आप सिग्नेचर प्रूव कर दो। जैसे कि कभी एक ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठा होता है, वो डिक्टेशन दे रहा होता है और सामने एक जो स्टेनो है, उनका पीए है, वो उस डॉक्यूमेंट को लिख रहा है। लिखने के बाद कहता है लाइए मुझे दीजिए। उसने पढ़ा और लास्ट में ऑफिसर ने अपने सिग्नेचर कर दिए। अब इस डॉक्यूमेंट में हैंडराइटिंग किसकी है? पीए की। सिग्नेचर किसके हैं? ऑफिसर के। तो अब यहां पर क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट में एक्चुअल में किसने एग्जीक्यूट किया है? तो ये एक्चुअल में डॉक्यूमेंट उस ऑफिसर ने तैयार किया है, क्योंकि एक बार जब सिग्नेचर हो गए तो इट डज नॉट मैटर कि ये किसने लिखा है, ऊपर की हैंडराइटिंग किसकी है, कंटेंट किसके हैंडराइटिंग। मान लो कि टाइप्ड डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटराइज्ड है, कैसे पता लगाएंगे कि किसने लिखा है? लेकिन उस पर नीचे सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर मात्र को प्रूव करने से बताया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन ने लिखा है, उसके अगेंस्ट प्रूव हो सकता है। तो पहली बात कि कोर्ट को ओपिनियन बनानी है, और कोर्ट को ओपिनियन ये बनानी है कि ये जो एक डॉक्यूमेंट है उनके सामने, एक दस्तावेज है, वो दस्तावेज एक पर्टिकुलर पर्सन ने लिखा है, विशेष व्यक्ति जो उनके सामने है उसने लिखा है, या फिर उसने साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसे मामले में ओपिनियन बनानी है, और एक फर्दर ओपिनियन पर बनानी है, ओपिनियन अपॉन ओपिनियन। इसीलिए ये वीक एविडेंस होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं।
बट आप ऐसे याद रखेंगे, बार बार रिपीट करा दूंगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब यहां पर कैसे पर्सन, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीका बता रहा हूं मैं, लास्ट इनडायरेक्ट तरीका है, तो ये कैसे पर्सन की ओपिनियन के आधार पर कोर्ट अपनी ओपिनियन बना सकता है। तो उन्होंने लिखा है द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, नोट, मार्क दीज वर्ड्स, एनी पर्सन। सेक्शन 39 में क्या था? ओपिनियन ऑफ एनी एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन स्पेशली स्किल्ड हु इज एक्सपर्ट। अर्थात सेक्शन 39 एंड सेक्शन 41 में एक डिफरेंस, इस सेक्शन 39 में जो ओपिनियन दे रहा है वो है एक्सपर्ट, उन 6 फील्ड में से किसी भी फील्ड का। इट मींस उन 6 फील्ड में स्पेशली स्किल्ड, यानी उन 6 फील्ड में उसने स्किल्स को एक्वायर कर लिया है। वो स्किल्स किस तरीके से एक्वायर होती हैं? स्टडी से हो सकती हैं, एक्सपीरियंस से हो सकती हैं और ऑब्जर्वेशन से हो सकती हैं। लेकिन सेक्शन 41 में एनी पर्सन, इट मींस यहां एक्सपर्ट नहीं है। इट मींस इस एनी पर्सन की जो ओपिनियन है ये स्टडी के बेस पर नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि स्टडी के बेस पर हो, एक्सपीरियंस के बेस पर हो जरूरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन के बेस पर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है भाई, जब वो एक्सपर्ट नहीं है फिर भी ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन को कानून ओपिनियन में रिलेवेंट कर रहा है, मान रहा है कि इसकी बात में दम है जो ये कहेगा, तो कहता है एनी पर्सन acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed। ये जो पर्सन है एनी पर्सन, ये परिचित है, he is acquainted with the handwriting of the person whose handwriting is in question। जिस व्यक्ति की हैंडराइटिंग प्रश्नगत है उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग से ये व्यक्ति परिचित है। एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिचित होना चाहिए। एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन बाय whom it is supposed to be written or signed। ये माना जा रहा है इट इज supposed to be written or signed, मतलब ये कोर्ट के सामने पहले है कि ये ए ने लिखा है ऐसा माना जा रहा है, ये ए ने साइन किए ऐसा माना जा रहा है। तो एक ही हैंडराइटिंग से कोई भी व्यक्ति जो परिचित होगा उसकी ओपिनियन पर कोर्ट ओपिनियन बना सकती है। ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन को यहां सेक्शन 41 में सबसेक्शन 1 में रिलेवेंट कर दिया गया है। अब वो ओपिनियन में बता क्या सकता है? वो एनी पर्सन जो परिचित है, एक्वेंटेड है, वो कह सकता है दैट इट वाज और वाज नॉट रिटन और साइंड बाय दैट पर्सन। वो व्यक्ति जो एक्वेंटेड है, परिचित है, वो दो बातें बता सकता है अपनी ओपिनियन में। एक तो ये कह सकता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है या ए ने नहीं लिखा, दोनों में से कुछ भी कह सकता है। ये कह सकता है हाँ ये ए के सिग्नेचर हैं या ए के सिग्नेचर नहीं है। ऐसी ओपिनियन ही दे सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। और ऐसी ओपिनियन का है द ओपिनियन ऑफ सच 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 एंड सच पर्सन is a relevant fact। अब ऐसे व्यक्ति की, जो व्यक्ति एक्वेंटेड था और जिसने ये बताया कि ये लिखा है इसने या नहीं लिखा, अगर उसने बीच में छोड़ दिया कि शायद लिखा है शायद नहीं लिखा है, यहां ऐसा नहीं है। देखिए पहले ही ओपिनियन है, उस ओपिनियन के आधार पर कोर्ट को ओपिनियन बनानी है। उस ओपिनियन में भी और एक प्रोबेबिलिटी छोड़ दी कि शायद हो सकता है शायद नहीं हो सकता, तो ये तो ओपिनियन ही नहीं हो। तो यहां पर इस ओपिनियन को रेलेवेंट बना दिया गया। तो क्रक्स में इस सेक्शन का अब आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो है कि हर उस व्यक्ति की ओपिनियन रिगार्डिंग हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, केवल दो पॉइंट पर बात करती है सेक्शन 41। जो पीछे उसमें सेक्शन 39 में 6 फील्ड लिखे थे उनमें से केवल एक फील्ड है, वो है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग में ध्यान देना, दोनों बातें आ जाती हैं, रिटन टेक्स्ट भी आ जाता है और सिग्नेचर भी हैंडराइटिंग में ही आ जाते हैं। मैं बता दूंगा, अभी यही दिखेगा कैसे आ जाते हैं, बताऊंगा। तो क्रक्स ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हैंडराइटिंग से परिचित है तो
ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगी उस हैंडराइटिंग के बारे में जिससे वो परिचित है, जब वो हैंडराइटिंग क्वेश्चन में तब रेलेवेंट हो जाएगी। अर्थात कोर्ट कह सकती है कि आप ऐसे व्यक्ति को आप ले आइए, मैं अलाउ कर देता हूं कि ही इज ए विटनेस, अब इसको डॉक्यूमेंट दिखा लीजिए, इसकी ओपिनियन ले लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे बड़ा कि किस व्यक्ति को आप कहेंगे कि वो व्यक्ति उस हैंडराइटिंग से या सिग्नेचर से एक्वेंटेड है, परिचित है, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन रह जाता है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति को कहेंगे कि ये परिचित है, किसी को भी उठा के ले आएंगे, वो कह देंगे आप परिचित है, या एक्चुअल में वो परिचित है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये परिचित नहीं है। तो एक सेट पैटर्न होना चाहिए, सेट फॉर्मूला होना चाहिए कि हु इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, ये कैसे कहा जा सकता है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया इसी सेक्शन में। किस सेक्शन? सेक्शन 41। और इस एक्सप्लेनेशन में एक्चुअल में एक तरीके से डेफिनेशन दी गई है एक्वेंटेड की, कि किस पर्सन को आप कह सकते हैं कि ही इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ एनोदर, दूसरे व्यक्ति की हस्तलेख से परिचित व्यक्ति है कोई, कब कहेंगे? तो एक्सप्लेनेशन कहता है अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ एनोदर पर्सन। किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की हस्तलेख से परिचित कहा जाएगा। कब? देखो एक और बात ध्यान देना, किस बात से परिचित बताया जा रहा है? केवल और केवल हैंडराइटिंग से। ध्यान देना, यहां जो वर्ड यूज हुए दूसरे व्यक्ति की क्या है, यहां पर यहां केवल और केवल हैंडराइटिंग है, यहां सिग्नेचर नहीं है। ऊपर रिटन और साइंड दोनों वर्ड यूज हुए थे ना, रिटन और साइंड, तो दोनों के दोनों इस अकेली हैंडराइटिंग में शामिल हैं। क्यों है अभी मैं बता दूंगा आपको कि एक ऐसे व्यक्ति को एक्वेंटेड या परिचित कहा जाएगा दूसरे व्यक्ति की हैंडराइटिंग से, व्हेन, कब कहा जाएगा? जब ही हैज सीन दैट पर्सन राइट। नंबर एक बात, जब उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति को लिखते हुए देखा था। अब लिखते हुए कब देख सकता है किसी व्यक्ति को कोई? जब वो राइटिंग है या वो सिग्नेचर है ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस में किए गए थे। ही कौन है? ये पर्सन एनोदर, सॉरी ये ए, पर्सन ए इज ही, जिसको हम चेक कर रहे हैं कि ये एक्वेंटेड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो है ही। और उसने देखा था इस पर्सन को लिखते हुए, वो तभी देख पाएगा जब उसकी प्रेजेंस होगी। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स पर आपने किसी गवाह के सिग्नेचर देखे होंगे। गवाह के सिग्नेचर का मतलब क्या है? विटनेस के सिग्नेचर का मतलब ये है केवल और केवल, ध्यान देना, आपको कभी सामना हो सकता है इन बातों का, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फैक्ट लिखे गए हैं, ध्यान देना, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फैक्ट लिखे गए हैं वो फैक्ट सही हैं या गलत है, इस बात के लिए ए जिम्मेदार नहीं है, वो विटनेस जिम्मेदार नहीं है। विटनेस केवल और केवल एक बात के लिए जिम्मेदार है कि हां, ये जिस व्यक्ति ने ऐसे कंटेंट्स को एडमिट किया और ये सिग्नेचर किए हैं जिस पार्टी ने, पक्षकार ने, उस पक्षकार को मैं जानता हूं और मेरे सामने ही ये सिग्नेचर किए हैं। इट मींस वो विटनेस है एग्जीक्यूशन का। दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक एग्जीक्यूशन, एक अटेस्टेशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जब पार्टी साइन करते हैं, इंडियन स्टैंप एक्ट सेक्शन 2 उसकी क्लॉज 12 में एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन दोनों की डेफिनेशन दी गई है। एग्जीक्यूटेड का मतलब साइंड एंड एग्जीक्यूशन का मतलब सिग्नेचर। बट उसमें और भी कई सारी बातें शामिल करनी गई है कि जब सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तब कहेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया। तो लीगल फॉर्मेलिटी में बहुत सारी बातें आती हैं कि उसमें पार्टीज ने साइन कर दिए, पार्टी और जो विटनेसेस हैं उन्होंने अटेस्टेशन कर दिया, उस पर अगर किसी पर्सन की, किसी ऑफिसर की सील लगनी थी तो सील लग गई, और जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया तो पार्टीज को हैंड ओवर कर दिया गया। अब कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो दो बात देखने को मिलती है, एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन का मतलब है कि केवल और केवल गवाहों के सिग्नेचर, और अटेस्टेशन का मतलब है कि जो पार्टी ने सिग्नेचर किया है केवल और केवल उसको अटेस्ट कर रहा है, वो कंटेंट को अटेस्ट नहीं कर रहा है। आप कभी किसी डॉक्यूमेंट पर गवाह बन गए,
और उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए फैक्ट मान लो गलत निकल गए, अब आप डरते रहेंगे कि ये क्या हो गया मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने साइन किए केवल इस बात के लिए कि ये जो पार्टीज हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, ये मेरे सामने किए हैं, इन दोनों ने ये सिग्नेचर, आई एम रेस्पॉन्सिबल ओनली ओनली फॉर सिग्नेचर्स ऑफ द पार्टीज, नॉट फॉर द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें आप सीखते जाइए। तो क्या कहा, पहला तरीका बताया कि उसको कब एक्वेंटेड कहेंगे। तो पहला तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को लिखते हुए या साइन करते हुए देखा है, तो पहले वाले व्यक्ति को कहेंगे कि वो दूसरे व्यक्ति की हैंडराइटिंग से परिचित है। लेकिन केवल और केवल उसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैंडराइटिंग, उसी डॉक्यूमेंट पर किए गए सिग्नेचर जो उसके सामने लिखे गए थे, नॉट कि उसके एक और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए भी ये परिचित हो जाएगा, नहीं, उनके लिए वो व्यक्ति परिचित माना जाएगा जिनकी प्रेजेंस में वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे। तो पहला तरीका, जिसकी प्रेजेंस में ये डॉक्यूमेंट लिखा गया या साइन किया गया। दूसरा पर्सन कौन होगा, और व्हेन ही वो पर्सन है जिसकी ओपिनियन है, ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person। देखिए थोड़ी सी लंबी हो गई बात, इसके अंदर 3 बातें हैं। जो दूसरी कैटेगरी है एक्वेंटेड की, इसके अंदर 3 बातें हैं। पहली बात कि एक डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति को आपको चेक करना है कि ये परिचित है या नहीं, उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, उस व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो, ये पहली कंडीशन कि उस व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो। अब ये रिसीव किया है, जैसे ही आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो उससे आपको देखने से पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट कहां से आपके पास आया है। आपको पता चल जाता है कि ये बैंक से आया है, आपको पता चल जाता है पैन कार्ड डिपार्टमेंट से आया है, और पासपोर्ट डिपार्टमेंट से आया है, पुलिस डिपार्टमेंट से आया है, कोर्ट से आया है। उस डॉक्यूमेंट को देखकर आपको पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट वहां से आया है। तो पहली बात, एक उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ होना चाहिए और परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन, और ऐसा डॉक्यूमेंट रिसीव होना चाहिए जिससे ये तात्पर्य होता है। तात्पर्य, परपोर्टिंग का मतलब ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट, ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति ने लिखा है जो व्यक्ति क्वेश्चन में है, जिसकी हैंडराइटिंग चेक करनी है, ये उसी व्यक्ति ने लिखा है। लेकिन कब लिखा है? इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी। यहां जो बात है कि कब लिखा गया था ये डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट सपोज ये चेक करना है कि ए जो है ये बी की हैंडराइटिंग से परिचित है या नहीं है, तो ए के पास सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। और कहां से प्राप्त होना चाहिए? एग्जैक्ट नहीं कि बी से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन बी से ये लेटर आया है, ये डॉक्यूमेंट आया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। कैसे दिखाया जा सकता है? कि बी ने उस लेटर जो ये रिसीव हुआ ए को, उस पर जो सेंडर का एड्रेस है, नाम है, वो भी लिखा हुआ है। तो इट इज परपोर्टिंग टू बी सेंड और रिटन बाय बी टू ए। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो डॉक्यूमेंट यहां रिसीव हुआ है ए को, ये ए के द्वारा लिखे गए लेटर के आंसर में होना चाहिए। ए ने एक लेटर पहले लिखा था बी को, और बी ने इस लेटर का आंसर देते हुए ये लेटर लिखा है ए को। तो ये वाला जो लेटर ए को रिसीव हुआ इस आंसर के बदले, ये वाला डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि ये जो ए पर्सन है, ये ऐसे लेटर को देखकर कह सकता है कि हां, मैं बी की हैंडराइटिंग से परिचित हूं। चाहे बी की जगह पर कोई और लिखता है, लेकिन जब भी ए ने लेटर लिखा तो बी की तरफ से उसका जवाब आता है। लेकिन ये लेटर, ध्यान देना,
लेकिन जब ये लेटर लिखा था ए ने बी को, तो बी को ही एड्रेस किया गया हो, किसी और पर्सन को एड्रेस किया गया था तो नहीं। जिस व्यक्ति की हमें चेक करनी है ओपिनियन, उसी को एड्रेस किया गया था, उसी को संबोधित किया गया था। तब उसकी तरफ से जो रिप्लाई आया ए के पास, चाहे अब वो रिप्लाई बी ने लिखा था या नहीं लिखा था, बट ए कह सकता है कि मैं बी की हैंडराइटिंग से परिचित हूं, क्योंकि मैंने जितने भी लेटर बी को लिखे, बी को संबोधित करते हुए जितने भी लेटर लिखे, उसकी तरफ से जो भी रिप्लाई मेरे पास आए हैं, उन रिप्लाई के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं बी की हैंडराइटिंग से परिचित हूं। यहां पर एक छोटी सी बात और ऐड कर लीजिए कि या तो ए ने डायरेक्ट लिखे थे, खुद लिखे थे ये लेटर, या इसने अपने क्लर्क को बोला था, अपने जूनियर को बोला था कि आप ये लेटर बी को लिख दो मेरी तरफ से, ए की तरफ से। लिखा किसी ने है, क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है अंडर हिज अथॉरिटी। वो उसकी ए की अथॉरिटी में ये लेटर लिखा गया था बी को, एड्रेस किया गया था बी को। दोनों बातें लिखनी है, एड्रेस करना बी को, क्यों? यहां पर लिखा हुआ एड्रेस्ड टू दैट पर्सन। जब तक इसको एड्रेस नहीं होगा तब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती है। ए ने लिखा या तो खुद, या फिर ए के कहने पर ए की अथॉरिटी में लिखा गया बी को एड्रेस करते हुए लेटर, और फिर उधर से जो रिप्लाई आया, तब ए को कह सकते हैं कि ए बी की हैंडराइटिंग से या बी के साइन से परिचित है। दूसरी कंडीशन, दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका, व्हेन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, थोड़ा साफ कर देते हैं। तीसरा तरीका, व्हेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, मैं आपको 2 बार समझा चुका हूं कि ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी एक्टिविटीज जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पर होती रहती है, जो हैबिचुअली एक्टिविटीज होती रहती हैं, उनको कहा जाता है कि वो एक्टिविटीज ऑर्डिनरी कोर्स में हो रही हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस में हो रही है। एक बिजनेसमैन है, यहां बैठा है दिल्ली में, और दूसरा बिजनेसमैन है मुंबई में। ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। इधर से ये एक लेटर लिखता है दिल्ली वाला मुंबई वाले बिजनेसमैन को, और मुंबई वाला बिजनेसमैन दिल्ली वाले बिजनेसमैन को कोई लेटर लिखता है। तो दोनों तरफ से करस्पॉन्डेंस होती है। तो इस करस्पॉन्डेंस में और ऊपर वाली करस्पॉन्डेंस में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाली सेकंड नंबर की पर्सनली करस्पॉन्डेंस पर्सनली बी को एड्रेस होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बी ने भेजा था वो आंसर था ए के द्वारा लिखे हुए लेटर्स का, लेकिन ऐसी कंडीशंस यहां पर नहीं है। यहां पर केवल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से एक्वेंटेंसी लाई जा रही है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक साधारण अनुक्रम में डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person, purporting to be written by that person, यहां पर भी written by that person। तो डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person have been habitually submitted to him, habitually submitted to him। इसका मतलब है दोस्तों कि जो एक हैबिट है ऐसी, एक एक पर्टिकुलरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब केवल और केवल ट्रेड नहीं, वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी भी हो सकती है, कोई पब्लिक ड्यूटी भी हो सकती है। कोई एक पर्सन है, उसका कोई क्लर्क है, रोज वो क्लर्क अपनी नोटिंग करके किसी अपने बॉस के सामने रखता है, तो ये भी एक ऑर्डिनरी कोर्स है। ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स में जब किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपना डॉक्यूमेंट लिखा हुआ सबमिट किया, तो भी कहा जाएगा कि वो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है, परिचित है। यही कहा गया है, द डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person, that person वही जो क्वेश्चन में है, उस पर्सन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट कभी भी लिखे गए थे, वो हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। ये देखो, हैबिचुअली इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार सबमिट किया गया, तो आप कोर्ट को बता सकते हैं कि जी ये वो विटनेस नहीं है जो ओपिनियन दे सकता, बिकॉज इसके सामने हैबिचुअली सबमिट नहीं हुए, केवल 2 बार हुए या 3 बार हुए। अब हैबिचुअली का मतलब है कि देखिए रिपीटेडली होना चाहिए, कुछ इंटरवल्स के बाद रिपीटेडली अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तभी आप कहेंगे कि ये हैबिचुअली सबमिटेड हो रहा है। तो हैबिचुअली कहीं ना कहीं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी शामिल है। तो 2 जगह कहीं ना कहीं हैबिचुअली आ रहा है, तो
कोई व्यक्ति के सामने 2 या 3 बार अगर सबमिट किया गया था डॉक्यूमेंट और उसको ओपिनियन के लिए बुला लिया है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, क्योंकि यहाँ पर हैबिचुअली वो है नहीं। इसमें क्या है कि वही एग्जांपल कि एक सेक्रेटरी है, वो अपने बॉस को रोज अपनी नोटिंग करके सबमिट कर देता है, तो अब उसका बॉस इसकी नोटिंग से परिचित बोला जाएगा, इस सेक्रेटरी की हैंडराइटिंग से परिचित बोला जाएगा। अब इस सेक्रेटरी की हैंडराइटिंग कभी क्वेश्चन में आ जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि मैंने नहीं लिखी, कोई और कहता है कि ये सेक्रेटरी ने ही लिखी। तब उसके बॉस को बुलाकर ये हैंडराइटिंग उसे दिखाकर पूछा जा सकता है कि जी आपको ही सबमिट करता था ये अपनी नोटिंग कर करके, तो आप देखकर बताइए कि क्या ये हैंडराइटिंग आपके सेक्रेटरी की है। तो उस बॉस की दोनों टाइप की ओपिनियन आ सकती है। वो कह सकता है कि हाँ मेरे सेक्रेटरी की है, कह सकता है कि हाँ मेरे सेक्रेटरी की नहीं है। देन ऐसे सेक्रेटरी की ओपिनियन पर कोर्ट ओपिनियन बना सकता है। तो तीसरा टाइप हुआ ये पर्सन। तीसरा टाइप किसका? एक्विंटेड कब कहा जाएगा? अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं। देखिए यहां पर जब एक्विंटेंस की बात आ रही है, तो केवल और केवल डॉक्यूमेंट रिटन, परपोर्टेड टू बी रिटन, और देखिए एक जगह और आया है परपोर्टेड टू बी रिटन। यहां पर साइंड मिस हो गया जी। जब पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग की बात कही जा रही है, तो क्या इस हैंडराइटिंग में राइटिंग और साइन दोनों हैं? क्यों? क्योंकि जब फर्दर आगे लिखा गया, देखिए हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, केवल लिखने की बात आ रही है, नॉट साइन। व्हेन ही हैज रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट परपोर्टेड टू बी रिटन ओनली, नॉट साइन, अगेन रिटन ओनली, नॉट साइन। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन उठाने लगे कि जी यहां पर केवल और केवल हैंडराइटिंग की बात हो रही है, सिग्नेचर के लिए आप ऐसे विटनेस को नहीं ला सकते जिसके सामने सिग्नेचर किया गया, या जिसके साथ जो एक लेटर लिखा, बी को एड्रेस किया, उसके जवाब में बी ने लेटर ए को लिखा और नीचे अपने साइन करके भेजता है, तो आप नहीं कह सकते क्योंकि साइन की तो यहां बात ही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है। इस हैंडराइटिंग में दोनों बातें शामिल हैं। हालांकि यहां पर राइट की बात करी जा रही है, रिटर्न की बात करी जा रही है, यहां पर भी रिटर्न करी जा रही है, बट इस हैंडराइटिंग में रिटर्न भी है और साइंड भी है। मैं आपको अगेन सेक्शन 41 के कंटेंट दिखाना चाहूंगा। देखिए, when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, अभी तक कहीं भी इतने पार्ट में देखिए हैंडराइटिंग वर्ड यूज हुआ नहीं हुआ। इसके लिए केवल और केवल साइंड और रिटन एंड साइंड दोनों अलग अलग यूज हुए। इट मींस दो बातें हैं ये, जो मैंने अभी समझाया भी था। बट आगे देखिए, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन acquainted with the handwriting, acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed। ये जो हैंडराइटिंग है, ये ऐसी है जो बताया जा रहा है कि या तो उसने लिखा या उसने साइन किया। अर्थात ये जो रिटन है और साइन है, ये इस हैंडराइटिंग में दोनों ही इंक्लूड हैं। और जब भी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग की बात आएगी, तो दोनों बातें हैं, रिटन और साइंड। तो इसलिए यहां पर एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग की बात अगर आ रही है, तो यहां पर ये दोनों बातें शामिल हैं। चाहे यहां पर अकेला राइट लिखा, यहां रिटन लिखा, यहां रिटन लिखा, साइंड नहीं लिखा है, तब भी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इलस्ट्रेशन इसमें जो दिया गया उसे आप स्वयं पढ़िए, और इस इलस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद समझिए। समझने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी तो एक्सपर्ट के बारे में बहुत कुछ बातें होनी है दोस्तों। अब ये हैंडराइटिंग के ही बारे में अभी बहुत कुछ बातें होनी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहां तो केवल ये बताया है कि जो थर्ड पर्सन है, जो पार्टी नहीं है, उनकी ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूव किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट की हैंडराइटिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका अटेस्टेशन, सारी बातें अगली वीडियो में डिटेल से करूंगा।
बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है अगली दोस्तों। तो ये इलस्ट्रेशन पढ़ने के बाद आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को जॉइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।